नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं प्रवीण तिवारी और मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार की राजनीति को बड़े नज़दीक से जानने वाले शाहनवाज हुसैन साहब एक्सक्लूसिव भारत एक्सप्रेस के मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत जी प्रवीण जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला। बहुत व्यस्त इसलिए भी हैं क्योंकि बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं। बिहार में बहुत सारी जिम्मेदारियां शाहनवाज जी को दी गई। आपने देखा होगा हाल में एक वायरल क्लिप जो है उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी इनका हालचाल पूछ रहे थे, जो बड़ी वायरल हुई। तो मैं भी आपका हालचाल से ही शुरुआत करता हूं। आपके हालचाल कैसे हैं? वो आपके गले के विषय में कुछ पूछ रहे थे। नहीं, वो प्रधानमंत्री जी इतने बड़े नेता हैं, लेकिन वो अभिभावक भी हैं, नेता भी हैं। तो वो लाखों की भीड़ थी, वो मंच पे मैं भी था। तो उन्होंने पूछा कि अब गले का हाल क्या है, कैंपेन कर रहे हो, ध्यान रखो गले का। तो प्रधानमंत्री ने इतना पूछा, यही बड़ी बात है। थोड़ी हिम्मत और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी अभी जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत हम सब भी नहीं कर सकते। दिन भर रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रोड शो के बाद 3 इंटरव्यू दे रहे हैं। पर सुबह निकलते हैं तब वो इंटरव्यू दे देते हैं, मीडिया के हर तीखे सवाल को झेल रहे हैं। और हमारे जो मुखालफिन हैं, जो हमारे विरोधी हैं, वो जो सवाल उठा रहे हैं उनका भी करारा वो जवाब देते हैं। तो ये मोदी है तो मुमकिन है, ये कोई और नहीं कर सकता। खुदा का बहुत करम है नरेंद्र मोदी पे कि इतनी एनर्जी उनके अंदर खुदा ने दी है कि वो इतनी ताकत से काम कर रहे हैं। देखिए, मौका भी है, दस्तूर भी है। आज जैसे ही जानकारी मिली कि शाहनवाज जी दिल्ली में है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बिहार में 7 चरणों में चुनाव, उसमें इनकी जिम्मेदारियां बड़ी महत्वपूर्ण है। अलग अलग जगह पर प्रचार करने के लिए भी जाते रहे हैं। लेकिन ये मौका और दस्तूर है कि एक तरफ मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, सबकी रैलियों में यह मुद्दा खुलकर सामने आ रहा है। दूसरी तरफ कुछ और बातें होंगी जिनके ऊपर मैं सवाल रखूंगा। आप लोग भी जानना चाहेंगे कि शाहनवाज जी के उस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया। लेकिन उससे पहले बिहार में आप जगह जगह जाते रहे, घूमते रहे। बिहार को लेकर एक बड़ा दावा है। यहाँ पर महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई जो है वो बहुत दिलचस्प भी है, क्योंकि सबसे स्विंग स्टेट्स में भी सबसे कॉम्प्लिकेटेड बिहार को ही माना जा रहा है कि इसमें ऊँट किस करवट बैठेगा कहना बड़ा मुश्किल है। जबकि आप लोगों का दावा है सारी सीटें जीत रहे हैं। देखिए, पूरे मुल्क में मैं गया हूँ। मैं आंध्रा गया हूँ, पुट्टापर्थी गया, विजयवाड़ा गया, मैं उत्तराखंड में गया हूँ, यूपी में गया हूँ, मैं बिहार के अंदर करीब करीब सब सीटों पर गया हूँ। एक बात आसमान में लिखी हुई साफ दिख रही है, आएंगे मोदी, छाए हैं मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह सूरज का उगना तय है, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। लेकिन बिहार के बारे में कौन हल्ला कर रहे हैं? जो लोग पिछले चुनाव में थे ज़ीरो, जिनको 0 सीट आई थी, वो कह रहे हैं कि हम मोदी को हरा देंगे। अरे भाई, राजद पिछले चुनाव में था 0, इस बार भी रहेगा 0। मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, उनका संघर्ष है 0 से 1 होने का, खाता खोलने का। और हमारा भी संघर्ष है, 39 से 1 सीट का संघर्ष हमारा भी। वो 1 सीट जीतना चाहते हैं, 0 से 1 होना चाहते हैं। हम 39 से 40 होना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात ने, राजस्थान ने, हरियाणा ने, दिल्ली ने, उत्तराखंड ने, सब ने मोदी जी को 100% सीट दी थी। हम बिहारियों के मन में रह गया था कि काश हम भी 100% सीट देते, 40 में 39 दे पाए। इस बार 40 में 40 सीट जीतेंगे। किशनगंज की सीट पिछली बार नहीं जीते थे, वो भी जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी के साथ इस बार नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये सब लोग मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और बिहार के अंदर भी 40 की 40 जीतने वाली। मैं तो आंध्रा गया था, साउथ में, वहाँ सारी की सारी लोकसभा की सीट जीतेंगे। और अपने जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो 3/4 बहुमत से एनडीए की सरकार आंध्रा में बनेगी। मैं देख कर आया हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि सारे मिलकर मोदी के सामने लड़ रहे हैं। हर सीट पर एमपी का उम्मीदवार सामने है, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है। वॉकओवर है, क्योंकि मोदी लोगों के दिल में बसते हैं। और इसी वजह से मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। और पूरे मुल्क में माहौल है। देखिए, उड़ीसा में एक तरफा माहौल है, बंगाल के अंदर एक तरफा माहौल है, साउथ में इस बार तमिलनाडु में बहुत सारी सीट हम जीत रहे हैं, तेलंगाना में पहले से इम्प्रूव कर रहे हैं, केरल में हम
खाता नहीं खोलते थे, इस बार खाता वहाँ खोल रहे हैं। एक एक करके सारे ब्लॉक्स को समझते हैं और शुरुआत में 2 राज्यों से करना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल और बिहार। दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं का भी एक अपना दखल है, अपनी ताकत है। मुस्लिम मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने साथ में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भाषणों में कुछ इस तरह का इशारा मिलता है कि मुस्लिम मतदाता जो हैं वो एक तरफ जा रहे हैं, उनको खास वोटर बताया जा रहा है कांग्रेस का। और एक फिर से हम देख रहे हैं कि राजनीति जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे अगला चरण आता गया, परवान चढ़ती गई कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हो। मुसलमान आपके साथ कितना? देखिए, मैं तो भारत एक्सप्रेस पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं अपने माइनॉरिटीज़ के लोगों से कहना चाहता हूँ, मोदी की कश्ती में बैठ जाओ, मोदी का दिल जीतो। मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये मौका चूकना नहीं है। जो लोग दावा कर रहे हैं, जब वो लोग हुकूमत में थे, कांग्रेस पार्टी इतने साल हुकूमत में रही, उन्होंने मुसलमानों को गरीब बनाया, पिछड़ा बनाया, बेरोज़गार बनाया। नरेंद्र मोदी आए जिन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस रास्ते पर चलें। आज नरेंद्र मोदी जी के साथ जो समझदार मुस्लिम समाज के लोग हैं वो साथ में आए, जिनको पक्का मकान मिला है, जिनको कोरोना में टीका मिला है। जब कोरोना का संकट था, अनाज किसने दिया? मोदी ने। पक्का मकान दिया मोदी ने। 5 लाख आयुष्मान भारत का कार्ड दिया मोदी ने। हर दुख सुख में काम आए मोदी। तो जो मोदी जिसके काम आए हैं वो उनके काम आएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार अल्पसंख्यक समाज का भी ज़्यादातर वोट हम लोगों को मिलेगा। ये सही है कि हमारे पास जो सियासी पार्टियां हैं हमारे विरोध में, वो मुस्लिम समाज के दम पर, उनके नाम पर बहुत बड़ा हुआ क्रिएट करना चाहती। कुछ होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नज़र में 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनको एक जैसे दिखते हैं। उनका काम है गरीबों की खिदमत करना। लेकिन वो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि जो बैकवर्ड को आरक्षण मिला हुआ है उसमें मज़हब के नाम पर मुस्लिम को अलग से आरक्षण दें। हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, हम मुसलमान की मुखालफत नहीं कर रहे। मंडल कमीशन में शेख सैयद मुग़ल पठान को छोड़कर सारी मुस्लिम जातियां बैकवर्ड क्लास में थीं, लेकिन जब उनको रिजर्वेशन मिला बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन तेलंगाना में, आंध्रा में, कर्नाटक में उनको 27% में 4% मज़हब के नाम पे काट के दे दिया। ये गलत है, हम उसके खिलाफ है। हम मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ नहीं। मराठा के लिए होती है, किसी और के लिए होती है। अभी मेरे कई इस्लामिक स्कॉलर से बात होती है तो वो कहते हैं कि बीजेपी का एक डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। जब महाराष्ट्र की बात आती है तो एकदम एक अलग मसला है, पश्चिम बंगाल में एकदम एक अलग। ये थोड़ा समझाएं क्योंकि आप इस मामले के जानकार भी हैं। अभी पश्चिम बंगाल या कलकत्ता हाईकोर्ट का जो फैसला आया वो बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी ने कह दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया कि हमारा फैसला नहीं है, ये हाई कोर्ट का फैसला है, ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन आरक्षण को लेकर आप लोगों का स्टैंड क्या है? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? वो किसी भी देखिए, आरक्षण का स्टैंड हमारा वही है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उनका था, जो संविधान निर्माता थे उनका था। संविधान में साफ तौर पे लिखा है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। जो संविधान कहता है वही मोदी कहते, वही अमित शाह कहते। हम संविधान से अलग नहीं हैं। जातीय आधार पर जब मंडल कमीशन बना तो मुसलमानों की कई जातियां पिछड़ी जाति में शामिल हुई। पसमानदा जो मुसलमान थे उसमें शामिल है। पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उसमें अलग से कोटा बना देना। अब एक नई साजिश अलग हुई है कि बंगाल के अंदर जितने मुस्लिम हैं 2010 के बाद सबको बैकवर्ड बना दिया, पसमानदा बना दिया, उनमें शामिल कर दिया। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस सबको निरस्त कर दिया है कि मज़हब के इनकी जो जितनी जातियां उन्होंने बाद में शामिल की हैं सबको रोक लगा दी। तो हम ये कहते हैं कि मोदी ने तो आरक्षण दिया, जो EWS में आरक्षण दिया, जहाँ राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, कास्ट को दिया, वहाँ शेख सैयद पठान को भी मिला। जो फॉरवर्ड मुस्लिम है, फॉरवर्ड हिंदू हैं, उनके लिए 10% आरक्षण मिला। इनकी आबादी करीब फॉरवर्ड हिंदू और मुसलमान मिला के करीब 14-15% है, उसमें 10% आरक्षण मिल रहा है। तो जो गरीब हैं, जो गरीब मुस्लिम हैं जी और स्वर्ण हैं, उनको तो आरक्षण किसने दिया? मोदी ने दिया। तो उनको तो दे ही रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसमें 10% फॉरवर्ड हिंदू हैं, स्वर्ण हिंदू, और 4% फॉरवर्ड मुस्लिम है, तो उसमें क्या कोटा बना दिया जाए? 10% में मुसलमानों के लिए अलग कोटा होगा तो हम उसकी मुखालफत करेंगे।
हम तो कहते हैं आप पढ़िए लिखिए, ज़्यादा टैलेंटेड होंगे तो 10% केक में ज़्यादा केक आपको मिल जाएगा। मोदी जी की जितनी भी योजना है, देखिए परसेप्शन बनाया जाता है। नरेंद्र मोदी के चश्मे से हिंदुस्तानी उनको एक नज़र आते हैं, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मोदी के राज में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं है। मसावात के रास्ते पर सबको साथ लेकर सबको बराबरी के काम नरेंद्र मोदी ने किया। आपने मेरा जो सवाल था उसको और बहुत रिफाइंड तौर पर सामने रख दिया। क्या विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, इस बात को जचा पाए हैं मुस्लिम मतदाता को या मुस्लिमों को कि भाई हम तुम्हारे साथ ज़्यादा हैं बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी के? और ऐसा लगता भी है कि जहाँ पे भी रैलियाँ होती है, जो भी बात होती है, कि मुसलमान तो हमारे साथ है 100%, जहाँ पर मुस्लिम मतदाता होगा वहाँ हमारी जीत पक्की है। उनको मैं सावधान करता हूँ, वो गलतफहमी में है। वो समझते हैं मुसलमान उनका ज़रख़रीद ग़ुलाम है। कांग्रेस की ग़ुलामी की जंजीरें मुसलमानों ने तोड़ दी हैं, सपा की ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, राजद की ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कैसे ज़बान से, वो ज़बान से मुसलमानों के साथ हैं। नरेंद्र मोदी दिल से साथ हैं, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। जो गरीब होगा उसका गरीब का बेटा फिक्र करेगा। कांग्रेस ने सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बनी, उस रिपोर्ट में आया कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोज़गार है। किसके वजह से? जिन्होंने हुकूमत की उन्होंने बनाया उनको गरीब। अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे वो ऊपर आए, उसमें सबसे बड़ी तादाद मुस्लिम भाइयों की। तो किसने उनको गरीबी रेखा से ऊपर किया? नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ईमानदारी से बराबरी के साथ देखते हैं। वो अलग से नहीं करते कि साहब इतने मुस्लिम मंत्री बना देंगे, इतने मुस्लिम गवर्नर बना देंगे, इतना ये कर देंगे। वो तुष्टीकरण नहीं कर सकते। जो टैलेंट है, आज EWS में तो रिजर्वेशन दिया ही जी, लेकिन जो C और D में रिजर्वेशन, पहले इंटरव्यू होता था तो लोग कहते थे साहब हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, उसमें इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। बड़ी तादाद में मुस्लिम जो टैलेंटेड हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे आएंगे। कांग्रेस ने मुसलमानों को मदरसा में भेजा, नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को स्कूल में भेजने का काम किया। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो कंपटीशन करेंगे। हिंदुस्तान के आइन में, संविधान में हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान के लिए कोई भेदभाव नहीं है। और नरेंद्र मोदी संविधान का पुजारी, संविधान पे माथा टेक कर वो 19 में संसद में गए थे। उनका ये फ़र्ज़ अपना मानते हैं कि हम सबको बराबरी के साथ देखेंगे। उन्होंने तो खुद ही इंटरव्यू में कहा है कि मैं हिंदू मुस्लिम जिस दिन करूँगा उस दिन पब्लिक लाइफ में रहने का मतलब नहीं। तो वो हिंदू मुस्लिम एकदम नहीं करते। अगर वो हिंदुस्तानी ज़रूर करते हैं, हिंदुस्तानी घुसपैठिया करेंगे, वो तो हक़ है उनका। जो हिंदुस्तान का नागरिक है, आज़ादी के बाद जिन बंटवारा हुआ, जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए, जो हिंदुस्तान में रह गए, जिन्होंने इसको मादरे वतन माना, सरजमी माना, जिन्होंने इसको भारत माता माना, वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के छाती से लगेंगे। जो मुल्क से प्यार करेगा, बीजेपी और मोदी उससे प्यार करेंगे। पश्चिम बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन और CAA जब जैसे ही आया तो उसके बाद में ये भी एक बड़ा मुद्दा छाया रहा, क्योंकि इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं तो ये तारतम्य में बना रहे। अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो है बांग्लादेश से जो है मुस्लिम आबादी आ जाती है, उनके राशन कार्ड बना दिए जाते हैं, उनको तृणमूल कांग्रेस प्रोटेक्ट करती है। अब ये मुद्दे बीजेपी ने इसको खुलकर रैलियों में उठाया। इस मुद्दे का इम्पैक्ट क्या जाता है? मुस्लिम बनाम हिंदू जाता है, या बाहर का मुसलमान बनाम अंदर का मुसलमान, या भारत का मुसलमान जाता है? क्या मुसलमान में भी इस तरह से हम डिफरेंशिएट करके देखिए, मुसलमान में जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनमें कितनी गरीबी है। हम उनकी फ़िक्र करें कि बांग्लादेश वाले को फ़िक्र करें? भाई जो घुसपैठिया है उसको अपने मुल्क में जाना चाहिए। वीज़ा पासपोर्ट लेकर आएंगे तो बांग्लादेश से तो हमारे अच्छे रिश्ते हैं। वहाँ शेख हसीना, नरेंद्र मोदी जी के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं जी, और हमारा बांग्लादेश बहुत अच्छा दोस्त है। तो हम तो कह रहे हैं कि आज बांग्लादेश की इकोनॉमी भी अच्छी हो रही है, भारत सहयोग भी कर रहा है, बहुत बड़ी मदद भारत की है। तो अभी घुसपैठ तो हमने रोक दी है, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गए हैं, मेरा उनसे है कि भाई हमारी योजना में हम अपने लोगों की तो फिक्र कर नहीं पा रहे हैं। यानी घर के बच्चे भूखे रहें, पड़ोसी के बच्चों को खाना खिलाएं, ये क्या बात है भाई? भारत जब घुसपैठिया के खिलाफ हम बोलते हैं तो इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। CA आया, कितना बड़ा हंगामा किया गया कि मोदी CA ले आए। अरे CA जो है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग धर्म के नाम पर सताए गए उनको नागरिकता देने वाला कानून है, किसी को लेने वाला नहीं कानून है। लेकिन कितना बड़ा शाहीन बाग चला, कितना मोदी जी के खिलाफ माहौल बनाया गया। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं, सबकी चिंता करेंगे। लेकिन
बीजेपी तुष्टीकरण नहीं करेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मुसलमान हैं इसलिए हम आपकी बहुत लड्डू पेड़ा आपको खिलाएंगे। नहीं, आप भारतीय हैं, हमारा फ़र्ज़ है आपकी भी सेवा करना, खिदमत करना। अगर भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी तो किसका फ़ायदा होगा? सबका होगा। आज अनाज मिल रहा है तो सबको, दवा मिल रही है सबको, सब कुछ तो दे ही रहे हैं। आज अकाउंट में पैसा डाल रहा है तो हिंदू मुसलमान थोड़ी देख रहे हैं। और जब देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो क्या उसका फ़ायदा मुस्लिम भाइयों को नहीं होगा? इसलिए मैं भारत एक्सप्रेस के ज़रिए मुस्लिम भाई को बार बार कहता हूँ, जीत रहे हैं मोदी, आ रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, मौका मत चूकिए, मोदी के दिल में जगह बनाइए और मोदी की कश्ती में बैठिए, यही पार कराएंगे आप। देखिए, शहनवाज जी की एक खासियत है, कड़े से कड़े सवाल हों वो उसके जवाब देते हैं। और बहुत सालों से मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए, कई बार वो मेरे साथ पैनल पर रहे 20 साल से। हाँ, बहुत साल हो गए। आप उड्डयन मंत्रालय भी देख रहे थे, उस समय पर भी आपसे खूब बात हुई है। अब एक बड़ा सवाल आता है, अभी दर्शक ये पूछने लगेंगे, सोचने भी लगेंगे कि भाई मैंने आपसे ये सवाल क्यों नहीं पूछे, तो इसलिए मैं एक एक करके वो सवाल रखता हूँ कि चलिए मान लिया कि आप मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं, सारी बातें, पर एक आध टिकट तो देते या कहीं कोई इंप्रेशन तो देते। ये किस तरह की पॉलिसी है? इससे क्या मैसेज जाता है? देखिए, कहीं पर ये लिखा हुआ है कि हम धर्म के नाम पर टिकट देते, सिख को कितना दिया, ईसाई को कितना दिया, मुस्लिम को कितना दिया। अरे मैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में रहा हूँ 18 साल जी। हम लोग एक जीत का पैमाना लेते हैं। हमने मल्लापुरम में एक टिकट दिया है और लोग जब बीजेपी टिकट नहीं देती तो हंगामा करते, साहब मुसलमान चुनाव नहीं लड़ रहा है, कैबिनेट में मुसलमान नहीं है, हम मुस्लिम विरोधी ही हो गए क्या? अगर मान लीजिए ये चैनल में आप हेड कर रहे हैं तो आपके नीचे तो बहुत लोग काम कर रहे होंगे, तो आप चैनल का मालिक हिंदू है, मुसलमान क्यों नहीं है, ये तो नहीं कह रहे। जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसको सबको एक निगाह नज़र से देखना चाहिए। और यही वजह है कि आज मुल्क में लोगों का भरोसा सबका रहता है। तो नरेंद्र मोदी सबको भरोसा को लेके चलते हैं। टिकट हम नहीं दे पाए, 6 बार तो मुझे ही लोकसभा का टिकट दिया। अब मेरी जो सीट थी भागलपुर और किशनगंज, दोनों जगह से मैं एमपी रहा हूँ। यंगेस्ट रहे आप जी, तो यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड मेरे नाम। तो वो दोनों सीट अलायंस की पॉलिटिक्स में जनता दल यूनाइटेड के पास गई है वो सीट। तो वो अगर वहाँ वो सीट भागलपुर रहती और मुझे पार्टी टिकट नहीं देती तो कहते कि पार्टी ने नहीं लड़ा है। पार्टी की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन मुझे अगर पार्टी ने नहीं लड़ाया तो मैं तो कभी उफ नहीं किया। मैं तो पार्टी के लिए प्रचार पूरे मुल्क में कर रहा हूँ। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी पार्टी है, इस पार्टी के अंदर हमने अपनी ज़िंदगी दी है। 1986 से भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, हमारा फ़र्ज़ है। और अभी तो एक मकसद है, जिस तरह अर्जुन की नज़र चिड़िया के आँख पे थी, हम सब की नज़र है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसके लिए काम कर रहे हैं। टिकट देने से क्या होता है? नरसिम्हा राव की सरकार में सबसे ज़्यादा मुसलमान मंत्री थे, आपको याद होगा। और सबसे ज़्यादा मुसलमानों को शिकायत नरसिम्हा राव की सरकार से रहती है, कांग्रेस की सरकार से रहती है। एक आदमी को नौकरी मिल जाएगी, एक आदमी मंत्री हो जाएगा, तो क्या अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो सिर्फ हिंदुओं के हैं? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं तो सिर्फ हिंदुओं के हैं? वैलिड पॉइंट वो है, सबके हैं। आप एंकरिंग कर रहे हैं तो आप जब एंकरिंग करते हैं तो ईमानदाराना करते हैं, एक नज़र से देखते हैं, आप सबके लिए करते हैं जी। तो उसी तरह जो लोग मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं। और आप भारत एक्सप्रेस तो सत्य, साहस, समर्पण वाला चैनल है। आप देखिए हम सत्य कह रहे हैं कि नहीं, कि ज़रूरी नहीं है। कांग्रेस पहले मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाती थी कई को, अब कांग्रेस क्या कर रही है? बिहार में लालू जी क्या कर रहे हैं? बिहार में लालू जी ने मुसलमानों का जो जातीय जनगणना हुई, 14% यादव हैं, 18% मुसलमान हैं। कितने टिकट दे दिए उन्होंने? 8-9 दे दिए यादव समाज को, मुसलमान को 2 टिकट दिया है। आज जब मौका मिला लालू जी को भी उप मुख्यमंत्री बनने का उस सरकार में, तो सिर्फ तेजस्वी यादव को बनाया, कहाँ बारी सिद्दीकी को या किसी मुस्लिम को बना दिया। तो वो लोग भाषण देते हैं, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ देखा जाता है, बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, मोदी को बदनाम करो, मोदी के खिलाफ झूठी झूठी बात फैलाओ, ये एजेंडा बना के हमारे विरोधी काम करते हैं। लेकिन आएगा मोदी ही।
आपकी व्यस्तताएं बहुत रहने वाली हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप चुनाव में पूरी एनालिसिस करें, आपके जैसा एनालिस्ट मिल नहीं सकता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अब इस पर जाते हैं, हम आंकड़ों की बात, जहां पर आपने बात शुरुआत की थी। वो जो अर्जुन की आंख इस बार है वो 400 का आंकड़ा है, सिर्फ पीएम बनना लक्ष्य नहीं है। फिर कह रहे हैं कि 400 इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदल देंगे, फिर संविधान बदलने की बात आती है। ये एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और फिर जब इसकी बात आती तो दोबारा मुसलमानों को एक डर बैठाया जाता है कि भैया देखो संविधान बदला तो तुम्हारी मुश्किल हो जाए। ये क्या है? और दूसरा, 400 क्यों चाहिए भाई? 270 पे भी तो बढ़िया काम हो सकता है। पहली बात तो ये है कि हमने जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी 181 लाए, दूसरी बार 182 लाए जी। हमने अलायंस के साथ सरकार बनाई। जब हम लोगों ने कहा मिशन 272 प्लस, तो हमारा कितना मखौल उड़ा था कि अच्छा 272, वाजपेयी लाई 180, ये लोग बड़े तुर्रम खां बन रहे हैं, 272 ले आएंगे। जनता ने दिया 283। हमने पिछले चुनाव में कहा मिशन 300, जनता ने दिया 303, 303। तब भी कितना मजाक उड़ा था। इस बार भी कह रहे हैं 400। अरे हमने क्या मांगी है? हमने तो 303 है, थोड़ी बढ़ा के मांगी जो मिल रही है। आंध्रा में मिल रही है, बंगाल में मिल रही है, उड़ीसा में मिल रही है, तमिलनाडु में मिल रही है, केरला में मिल रही है, कर्नाटक में बढ़ रही है, तेलंगाना में बढ़ रही है। हमारी तो ज़्यादा बढ़ने वाली। इस बार हमने एक आंकड़ा निकाला है अपना कि हम 406 सीट कम से कम जीतेंगे। जो मैंने घूम के जी आकलन किया। अब सेफोलॉजी तो मैं करता नहीं, ना मुझे कोई पैसा देता है कि मैं करूं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं तो हर जगह देख रहा हूं। कोई एक आदमी है जो मोदी के लोकप्रियता में थोड़ी भी गिरावट आई हो? अरे जहां जाइए सैलाब उमड़ आता है। तो मोदी आएंगे, 400 पाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। भाई संविधान क्यों बदलेंगे? संविधान पे सजदा किया है मोदी जी ने, संविधान पे अपने माथा झुकाया है। वो संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। उसी संविधान ने उनको अधिकार दिया कि एक गरीब का बेटा चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। तो संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। बाबा साहब के सिद्धांत पर अगर कोई सबसे ज़्यादा चलता है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी चलते हैं। और यही वजह है कि संविधान बदलने का सवाल ही नहीं है। लेकिन दुष्प्रचार हो रहा है, मुस्लिम को, दलित को भड़काया जा रहा है कि ये लोग आएंगे तो बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। ये कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हर जगह संविधान दिखा रहे हैं, और उनको मालूम है संविधान को, तो वो इमरजेंसी लगा के संविधान का क्या हाल उन्होंने किया था। तो संविधान के लिए खतरा वो लोग हैं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी खतरा नहीं। तमिलनाडु बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि AIADMK का एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और उसमें बीजेपी अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही है। अगर राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर इसको समझा जाए तो निश्चित तौर पर दक्षिण से इस बार आपको ज़्यादा उम्मीदें हैं। क्या उत्तर में आप वही प्रदर्शन दोहरा पाएंगे जो पिछली बार था? क्योंकि पिछली बार 303 का आंकड़ा आपको उत्तर में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन के बाद मिला था। उत्तर के साथ अब पूरब भी देखिए। पूरब में उड़ीसा में कम से कम हमें 17 सीट मिलेगी, और बंगाल में हम कम से कम 30 सीट जीतने वाले। कॉन्फिडेंट है एकदम। हमारे गृह मंत्री ने भी कहा, हम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। संदेश खाली के बाद दीदी की जो इमेज थी वो पूरी तरह खत्म हो गई है। पिछले चुनाव में बंगाल में आपने 30 दी हैं और उड़ीसा में आप कितनी कह रहे हैं? 17। ठीक है, 47 सीटें आप यहाँ से निकाल रहे हैं। और यूपी में हमारी सीटें बढ़ने वाली हैं। अच्छा। पिछली बार अलायंस था सपा और बसपा का, और कांग्रेस के तो कोई वजूद है नहीं। वो तो एक सीट जीत जाए, एक सीट के लिए लड़ रहे हैं रायबरेली के लिए। ठीक है, अमेठी तो हार मान ही लिया, स्मृति ईरानी वहाँ भारी वोट से जीतेंगी, कोई शक नहीं। और रायबरेली में वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, क्योंकि वायनाड में भी उनको खतरा था, इसलिए यहाँ लड़ने आए। नहीं तो अगर बहुत उनको रहता ये कॉन्फिडेंस कि वो जीत ही सकते हैं। सपा के मतदाता का फायदा नहीं होगा क्या? सपा ने क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। यूपी के 2 लड़के जब थोड़े ज्यादा जवान थे तो पहले लड़ लिए, अब तो थोड़े ढलान पे हैं। तो जब जवानी में कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं होने वाला। सपा का एक अपना वजूद जरूर यूपी में है, लेकिन कांग्रेस तो हवा हवाई है। लोग विधानसभा के चुनाव में कितना 2% भी वोट नहीं मिला, 1-2 MLA उनके जीते थे बस। तो कोई उनकी बड़ी हैसियत उत्तर प्रदेश में नहीं है। कांग्रेस से आप गठबंधन करते हो, समझिए कोई नई पार्टी से गठबंधन है उनका। कोई दिल्ली के अंदर भी उन्होंने गठबंधन कर लिया है, तो बगल में गठबंधन है और पंजाब में आपस में लड़ रहे हैं। कौन यकीन करने वाला? एक कांग्रेसी आम आदमी पार्टी वाले को
हरा रहा है, आम आदमी पार्टी वाला कांग्रेस वाले को हरा रहा है। ये नाम का इंडी अलायंस से कुछ होने वाला नहीं है, मोदी का आना तय। आप फिर भी ये बताएं मुझे कि आपने उत्तर प्रदेश के विषय में तो कह दिया, लेकिन यहाँ पर पंजाब बच जाता है, गुजरात में भी इस बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ऐसा कोई समीकरण नहीं था, फिर भी 13-14% वोट लाना, 4-5 सीटें निकाल लेना, ये एक अनएक्सपेक्टेड प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से हो गया, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये वो राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? गुजरात में आप सोच भी सकते हैं, अपना मोदी भाई को वोट देने जा रहे हैं, एक भी सीट, बड़े बड़े मार्जिन से सीट निकल रही है, कांग्रेसी कैंडिडेट भाग जा रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, कह रहा है भाई लड़ने का क्या फ़ायदा है, क्यों मेहनत करें। कांग्रेसी तो वहाँ लड़ भी नहीं रहे, उनको पता है कि मोदी जी आने वाले हैं, बिना बात के क्यों पैसा खर्च करें, एनर्जी खर्च करें। कई कांग्रेसियों को मालूम है कि वो जीतने वाला नहीं। वो गुजरात में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, राजस्थान में भी हम पिछली बार सारी की सारी सीट जीते थे, एक आध सीट पे फाइट है, एक सीट या 1-2 सीट पे फाइट है, फिर भी हम सारी की सारी सीट जीतने वाले। हरियाणा भी जीतने वाले, दिल्ली में 7 जीतने वाले, उत्तराखंड जीतने वाले, हिमाचल जीतने वाले। कहीं पर भी अगर ये 5-7 राज्य ले लें तो इसमें एक आध सीट कहीं पे फंसेगी अगर, तो यूपी से हमारी सीटें बढ़ रही, क्योंकि यूपी में पिछली बार बसपा सपा अलायंस था, इस बार बसपा सपा अलायंस नहीं है, 2 मेजर पार्टी का अलायंस था। कांग्रेस तो वहाँ गुजरा हुआ कल है। ये सारे बता दिए, मध्य प्रदेश को भी ले लीजिए क्योंकि मैं वहीं से आता हूँ, तो आप तो देख ही रहे हैं मध्य प्रदेश में तो इस बार नकुल नाथ भी नहीं जीतेंगे। अच्छा, आपको लगता है छिंदवाड़ा की सीट भी निकल जाए? दिग्विजय सिंह अभी से कह रहे हैं ईवीएम में सेटिंग है, ईवीएम में सेटिंग है, तो दिग्विजय सिंह अपनी हार को ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देंगे। 2 सीटों का मुझे भी लग रहा था कि यहाँ 2 सीटों पर फाइट हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये 2 सीटें भी नहीं कुछ नहीं। वो कई लोग तो इसलिए चुनाव लड़ते हैं कि लड़ना है, कुछ लोग मिलने आएंगे, कुछ लोग चंदा देकर जाएंगे, कई लोग तो चंदा के लिए चुनाव लड़ते हैं। आज कांग्रेसियों की हालत भी यही हो गई है। वो पक्का पता है उनको, उनके घर वाली को भी नहीं यकीन है कि ये जीतेगा, तो बाहर वाले को क्या यकीन होगा। अच्छा, चर्चा को अंतिम दौर में ले जाते हैं और आप बिहार से आते हैं, तो बिहार से हमने शुरू किया था, मैं थोड़ा सा बिहार पे जानना चाहूँगा। नीतीश कुमार जी, कोई मजबूरी रहे क्या आप लोगों की? मतलब आप इतना बड़ा चेहरा हैं, और भी सुशील मोदी जी तो खैर अब रहे नहीं, वो तो, लेकिन उन्होंने संगठन को बड़ा मजबूत किया। क्यों आप लोगों का कोई चेहरा ऐसा नहीं आ पाता कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी चेहरे की? नहीं, देखिए, ये आप हमें कह देंगे हम मान जाएंगे, ये नहीं है। नीतीश कुमार बहुत प्रमाणित ईमानदार चेहरा और अति पिछड़ों में ईबीसी में बहुत बड़ा नाम है। नीतीश कुमार के आते ही सीटों पर, हर सीट पर 1-2 लाख वोट का की बढ़ोतरी हो जाती है। तो नीतीश कुमार हमारे साथ पिछली बार भी थे, बीच में चले गए तो खुद ही कहा कि यही भरोसे की तो बात है, भरोसे का क्राइसिस नहीं है। अगर लोकसभा में हमें वो उपलब्ध हुए तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, हम क्यों नहीं समझौता करेंगे। समझौता किया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार बिहार में ज़रूरी थे, हमने उनके साथ समझौता किया, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है, ईमानदार छवि है। नीतीश कुमार समाजवादियों में सबसे ईमानदार नाम माने जाते हैं, इसलिए हमने उनसे गठबंधन किया। फिर विधानसभा का चुनाव आएगा, वो भी है, तब देखा जाएगा, हम लोग मिलकर लड़ेंगे, ये ऐसा भी यकीन है हमें। पर आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा, आप लोगों जैसे जो बड़े चेहरे हैं, उनको भी अब एक मौका मिलना चाहिए? उप मुख्यमंत्री कब तक बनता रहेगा भारतीय जनता पार्टी? सरकार में तो शामिल हैं, हाँ, बाहर बैठने से अच्छा है कि लोगों की सेवा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार हमारे पुराने साथी हैं, जो हमारे एलाइज हैं, हम उनको कभी धोखा नहीं देते। वो छोड़कर हमें गए थे, हमने कभी नहीं छोड़ा था, तो वो साथ आए तो हम उनके साथ हैं। विधानसभा चुनाव का तो खैर हम इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा अंतिम दौर में, क्योंकि इतनी हमने लंबी बातचीत की, लेकिन इसमें कहीं भी राहुल गांधी का जिक्र नहीं आया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। राहुल गांधी का एक समय चल रहा है जो माना जा रहा है कि अब परिपक्वता की तरफ बढ़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ बहुत कुछ हुआ, ये भी वो कहते रहे हैं। राहुल गांधी को आप आने वाले समय में मान रहे हैं कि धीरे धीरे उनमें एक बेहतरी आई है, और बेशक वो इस बार कॉम्पीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले दौर में शायद उनका वक्त आए कभी? सारी उम्र गुजार दी बुत परस्ता में गालिब, इस उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। सारी ज़िंदगी तो इमेज बना ली उन्होंने, जो इमेज उनकी बनी हुई है। वो पदयात्रा किया, अच्छी बात है,
वो जिम में भी जब एक जिम में हम लोग थे तो बड़ा तेज़ भागते थे वो ट्रेडमिल पे। अब वो ट्रेडमिल में किसी ने कहा कि नहीं इसमें चलिए तो और अच्छा है, खूब चले, अच्छा है। पदयात्रा उन्होंने की, मेहनत की, ये बात अच्छी है। लेकिन राहुल गांधी, अब आप हमसे पूछ रहे हैं परिपक्व होंगे, अब इस उम्र में क्या परिपक्व होंगे? मेरे से 18 महीना 7 दिन छोटे हैं। अगर मैं पिछले 18 महीने अपने निकाल के देखूं पीछे जाके तो ये उम्र कोई परिपक्व होने की है, ये तो हैबिचुअल हो जाता है। वो तो हैबिचुअल फंडर हो गए हैं राजनीति के, वो तो एकदम कुछ भी बोलते हैं। अभी भी राहुल गांधी को इस उम्र में आप क्यों बदलना चाहते हैं? कोई उनके बारे में कोई इमेज बिल्डिंग कर रहा है, बना रहा है कि साहब राहुल गांधी पहले ऐसे थे अब ऐसे नहीं है। अरे साहब जैसे थे वैसे ही हैं बेचारे, मैं उनको कोई उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। अब मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इस उम्र में मैं बदलूँ वो भी बदले। हम लोग को 1-1.5 साल का ही उम्र का अंतर है जी। अब इस उम्र में आप कहिए कि हैबिट बदल जाए, मैं दाहिने हाथ से उठाता हूँ पानी पीता हूँ, अब कहिए कि अब आप आदत लगा लीजिए कि बाएं हाथ से पानी पीजिए। तो ये हैबिट्स हैं। जो राइट हैंडर बैट्समैन है वो राइट हैंड से खेल रहा है, कह रहा नहीं तुमने बहुत खेला राइट हैंड से, अब थोड़ा इमेज बदल लो, तुम लेफ्ट हैंड से खेल के देखो, तो वो खेल पाएगा। भाई वो जैसे हैं उनको मुबारक हो, हम कोई उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं आप जैसे हैं वैसे रहिए। कांग्रेसी उनको बदलना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं वैसे ही रहे। अब कांग्रेसी उनको क्यों बदलना चाहते हैं? कांग्रेसियों को पसंद नहीं है क्या उनकी अदा? ठीक है, आप क्योंकि बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं, एक और सवाल जहन में आता है, वो है आपके कई अलायंस रहे जो आपसे छिटक भी गए इन चुनाव में, शिरोमणि अकाली दल और उद्धव ठाकरे खास तौर पर, ये दो याद आते हैं। पंजाब की सियासत पर मैंने आपसे पहले भी प्रश्न किया था, पर मैं चाहूँगा कि आप उस पर रोशनी डालें और थोड़ा महाराष्ट्र को भी बताएं। महाराष्ट्र में तो एकदम ज़बरदस्त तोड़फोड़ हो गई, इधर शिवसेना जो है 2 फाड़ हो गई, उधर एनसीपी 2 फाड़ हो गई। ये वाली राजनीति क्या मैसेज देती है? देखिए पंजाब में तो हमारे साथ वो पुराने साथी थे, लेकिन किसान आंदोलन के वक्त में उनका रुख नहीं था, वो हमें छोड़कर खुद गए थे, हमने नहीं छोड़ा था। और वहाँ भी बीजेपी सरप्राइज़ देगी। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में जो हमारे पुराने साथी थे, लोग महाराष्ट्र के बारे में बता रहे हैं। जब कोई जर्नलिस्ट जो बीजेपी विरोधी है उसकी जब बात देखेंगे तो महाराष्ट्र पे बड़ी बड़ी बात कर रहा है, जैसे मराठी हो, पूरा पता हो उसको। महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया रिजल्ट नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, सब एक्सपोज हो गए हैं, पूरा महाराष्ट्र मोदी के साथ। और असली शिवसेना हमारे साथ है, राज ठाकरे हमारे साथ हैं, शिंदे साहब हमारे साथ हैं, अजीत पवार हमारे साथ हैं, जिनके साथ जनता जुड़ी है सब हमारे साथ हैं। अब महाराष्ट्र की जनता भी हमारे साथ है। ये दोबारा आ सकते हैं उद्धव ठाकरे? नहीं, अभी तो कोई सवाल नहीं। दरवाजे उनके लिए बंद जैसे? नहीं, हमारे यहाँ दरवाज़ा नहीं है, हम तो अपने बीजेपी में दरवाज़ा ही नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ तो ओपन हाउस है, ना हम खोलते हैं ना बंद करते हैं। जो आना है वो आता है, जो जिसको जाना है जाता है। हमें छोड़कर लोग जाते हैं, हम नहीं जाते। ना हम उनको छोड़ा हमने, ना अकाली दल को छोड़ा। चंद्रबाबू नायडू हमें छोड़कर गए थे, अब फिर से आए और वो सरकार बना रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ 3/4 बहुमत से आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू एनडीए की सरकार बनाएंगे और वहाँ सारी की सारी सीट एनडीए जीतेगा आंध्रा में। अच्छा शहनवाज जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि शुरुआत तो विकास के मुद्दों से हुई, काम भी बहुत सारे हुए हैं जिनको गिनाया भी गया, बदलाव की बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ा वैसे वैसे हमने देखा कि हिंदू मुसलमान ये बातें चाहे परोक्ष रूप से आएँ अपरोक्ष रूप से आएँ बहुत आने लग गई। आपको लगता है कि अल्टीमेटली बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वही सबसे डोमिनेंट है, उसी मुद्दे को सबसे पहले पकड़ के चलना है? देखिए हमारा जो मुद्दा है ना, अपने मुद्दे से कभी पीछे हटे हैं ना हटेंगे। हम तो साफ कहते हैं कि हम सबको बराबर की न्याय से देखते हैं, सर्वधर्म समभाव देखते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास देखते हैं। धर्म की राजनीति तो कांग्रेस कर रही है, मुसलमानों को अलग से आरक्षण दे दो, विरासत का टैक्स लेकर इनके बीच में बांट देंगे। अरे आपने घुसपैठियों की समस्या ख़त्म नहीं की तो पैसा लेंगे फिर घुसपैठियों में बांटेंगे। वो इशू बना हुआ है, पहले उसको एड्रेस करना है। हम लोग किसी को हिंदू मुसलमान एकदम नहीं करते, हम तो कहते हैं कि धर्म के नाम पर आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। तो ये हिंदू मुस्लिम कहाँ है?
अगर ये बात कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो अपने इंटरव्यू में बहुत सी बात क्लियर कर दी है। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि देश के साथ चलना है। हिंदू मुसलमान इंडी अलायंस के लोग कर रहे हैं और हम उनका जवाब दें तो कहा जाता है कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसको अलायंस की तरफ से उठाया देश तरक्की कर रहा है तो बेरोजगारी एड्रेस हुआ है। सरकारी नौकरी और प्लस अन्य क्षेत्रों में रोजगार, दो तरह के रोजगार है। आजकल सरकारी क्षेत्र में कम रोजगार हैं, प्राइवेट सेक्टर में और जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोड का होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। मोदी के रहते अभी किसी को रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई तो आप जानते हैं, महंगाई एकदम कंट्रोल में है। महंगाई जो अब तेल का दाम बढ़ता है वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। अगर तेल का दाम वर्ल्ड वाइड बढ़ता है तो हमारे यहाँ भी बढ़ता है। जी, एक और फाइनली जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज चल रहा है, क्योंकि आज शहनवाज जी मिले तो मैंने सोचा कि सारे मुद्दे जो है एक एक करके रख दिए जाए उनके सामने। पीओके, ये अभी आते आते देखा आपने कि चौथे पांचवें चरण आएगा क्या, वो तो आ ही चुका है, हमारा ही है। कैसे, लेकिन वहां के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो हमारा है, हम मानते हैं। ऑक्युपेशन में है, वहां की आवाम कह रही है कि वो भिखमंगों के देश के साथ नहीं रहेंगे, वो अपने देश में आएंगे। वो आएंगे तो अपने मुल्क में आएंगे, वो तो हमारा हिस्सा है। चिंता मत कीजिए, मोदी को आने दीजिए, पीओके को भी मिल जाएगा। आप देश की राजनीति को, कश्मीर की स्थिति को, कश्मीर नहीं, वो हमारी देश की राजनीति है। मैं कह रहा हूं कि पीओके कश्मीर की हमारा है, स्थिति, हम देश की बात करते हैं। कश्मीर की स्थिति को सामान्य लोगों से ज्यादा जानते समझते हैं, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक 370 हटने के बाद निश्चित तौर पर हालात बदले और उसके बाद में पीओके पर इसका असर पड़ा। वो लोग चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे हालात हो जाएं या हम जो अभी सेना के दबाव में, पाकिस्तानी सेना के दबाव में, उससे उबर पाएं। बेचैन है पीओके की जनता, बेचैन है, बेकरार है मोदी से मिलने को, भारत से मिलने को, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है। जब हम पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, पीओके, तो हम देश की बात बोलते हैं, विदेश की, पाकिस्तान की नहीं बोलते। हमारा हिस्सा है, उन्होंने कब्जा कर रखा है, वो जल्दी छोड़े, प्यार से छोड़े, नहीं तो जैसे छुड़ाना है वैसे। वो कहते हैं चीन जो है वो सीमा पर हमें परेशान कर रहा है और इधर भी उसका दखल है, जब हम इधर नहीं संभाल पा रहे हैं तो उधर कैसे संभाल पाएंगे। रैलियों में इस तरह के आरोप इंडिया अलायंस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। नहीं, कोई चीन उनका दबाव नहीं है। भारत सक्षम है अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए, हम किसी के दबाव में नहीं आते। पाकिस्तान कहता था हम एटम मुल्क हैं, कुछ नहीं होगा, घर में घुस के मारा कि नहीं। आज उनके यहाँ आतंकवादी मर जाते हैं तब भी वो कहते हैं कि भारत ने मरवा दिया। तो ये तो हाल है, पाकिस्तान में रहकर भी वो चैन से नहीं रह पा रहे हैं। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, आपको वहाँ घुमाने ले चलेंगे। अब फाइनली मुझे ये बताइए आप कि अभी अगर अगली सरकार फिर आती है, हालांकि 4 जून के बाद और स्पष्ट हो जाएगा, और आपको पूरा भरोसा है कि सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, अगर ये हो रहा है तो अगले 5 साल क्या आप देख रहे हैं, क्या बदलाव है, कौन सी बड़ी बातें जो आपको लगता है एक्सपेक्टेड होनी चाहिए कि हाँ बड़े मैंडेट के साथ आए हैं, हमने मांगा था आपसे, तो ये बदलाव आपके सामने रख रहे हैं। कौन से इश्यूज हैं जिनको एड्रेस किया जाएगा? देखिए, जब हम आएंगे तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो 125 दिन का एजेंडा, 125 डेज़ का एजेंडा बनाया है, तो ये जो हैट्रिक मारेंगे मोदी जी, ये भारत की जीत होगी। हम लोग जीतेंगे, समझिए देश आगे बढ़ेगा, उम्मीद रखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आइए सब लोग मिलकर मोदी के साथ चलें। अभी 6 फेज़ हो ही गया, 6ठा फेज़ हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 400 के पार जाएंगे, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई किंतु, इफ, वट, किंतु परंतु नहीं है, मोदी का आना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज जी, आपका बड़ी बेबाकी से आपने बहुत सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी, बहुत समय आपने अपना दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शहनवाज हुसैन बड़ी बेबाकी से तमाम मुद्दे, चाहे वो आपके दिमाग में जो भी सवाल आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे सवाल रख पाया। जितना समय हमको मिला उस समय में हमने वो सारे सवाल रखे और फिर बात करते रहेंगे। और जो मुद्दे आएंगे, दर्शकों ने कभी कुछ सवाल रखे, चुनाव के दिन आप अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखते रहिए। आपके कुछ सवाल होंगे तो निश्चित तौर पर उनको आगे जब भी बातचीत होगी तो उसमें उठाया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।